तो चलिए आज की इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जिसने पूरे देश की राजनीति को हैरात में डाल दिया है। आज हम 2026 के उन चौंका देने वाले चुनावी नतीजों की तह तक जाएंगे, जहां दो ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दिग्गज जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था, वो अचानक अपनी ही सत्तावर शक्तियों से बाहर हो गए। ये सिर्फ हार और जीत की बातें नहीं हैं, बल्कि भारत के बदलते हुए राजनीतिक नक्शे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आज के इस रोडमैप से हम समझेंगे कि कैसे ये मजबूत राजनीतिक किले धंस गए। हम बंगाल के बदलते रुख और तमिलनाडु के ब्लॉकबस्टर उलटफेर दोनों पर गौर करेंगे और समझेंगे कि कैसे वोटर्स का नेताओं के साथ इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह बदल गया। आइए सबसे पहले बात करते हैं इन अप्रत्याशित नतीजों की, जहां इन दिग्गजों को उनके ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। अब ये झटका इतना बड़ा क्यों है? ध्यान दीजिए, इन दोनों ही पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम अजय रहा है। एक तरफ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, जिसने करीब 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक राष्ट्रवाद को स्टेट से बाहर ही रखा। दूसरी तरफ तमिलनाडु में डीएमके का पिछले 7 सालों की लगातार और विशाल जीत का एक शानदार रिकॉर्ड था। सोमवार के नतीजों से पहले तक इन दोनों पार्टियों के फोर्ट्रेसेस को इम्प्रेग्नेबल यानी अभेद्य माना जा रहा था। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना यानी आयरनी देखिए, दोनों ही नेताओं को सिर्फ सरकारी सत्ता से बेदखल नहीं होना पड़ा, बल्कि उन्हें अपने ही बैकयार्ड्स में उन्हीं के पुराने साथियों ने हराया। ममता बनर्जी भवानीपुर में अपने ही फॉर्मर सहयोगी शुवेंदु अधिकारी से हार गईं। वहीं कोलाथुर में एमके स्टालिन को वीएस बाबू ने मात दी, जो कभी 2011 में उन्हीं की जीत के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करते थे। ये वाकई हैरान कर देने वाली घटना है। खैर, अब हम बंगाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां ये बदलाव आखिर कैसे हुआ। बंगाल में बीजेपी की ये लैंडस्लाइड जीत कोई ओवरनाइट चमत्कार नहीं था। अगर हम आंकड़ों को देखें तो 2016 में उनके पास सिर्फ 3 सीटें थीं। फिर 2019 आते आते ये आंकड़ा 77 तक पहुंच गया और अब 2026 में सीधे 206 का भारी बहुमत। ये दिखाता है कि उनका कैंपेन कितना रिलेंटलेस और आक्रामक था, जिसके सामने आखिरकार एक दशक पुरानी सरकार की दीवार धंस गई। लेकिन हार के बावजूद ममता बनर्जी अपना फेयर्स्ट स्ट्रीट फाइटर वाला अंदाज नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने बीजेपी की जीत को अनैतिक या इमोरल बताया है और इस हार को लोकतंत्र के साथ धोखा करार दिया है। वो वापस से अपने बंगाल बनाम बाहरी वाले मुद्दे को और जोर शोर से उठा रही हैं, पर उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। बिना सीएम की कुर्सी और सरकारी मशीनरी के सपोर्ट के अपने साथियों को दूसरी पार्टी में जाने से रोकना अब एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है। वहीं अगर हम साउथ की तरफ मुड़ते हैं तो तमिलनाडु में एक पूरी तरह से अलग तरह का उलटफेर देखने को मिला। ये पूरी कहानी इस एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, 108। ये वो सीटें हैं जो एक्टर विजय की नई पार्टी तमिलागा वित्तरी कजागम ने अपने पहले ही चुनाव में जीत ली हैं। सोचिए, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सिर्फ 10 सीटें दूर रह गए। अपने डेब्यू पर ही इतना बड़ा असर डालना सच में किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। अब मजेदार बात यह है कि बंगाल में जहां पिछले 10 सालों में धीरे धीरे राजनीतिक जमीन तैयार की गई, तमिलनाडु में ऐसी कोई ग्रेजुअल गिरावट देखने को ही नहीं मिली थी। स्टालिन की हार किसी को एंटिसिपेट नहीं थी। ये एक अचानक आया भूकंप था, जिसने एक ही झटके में तमिलनाडु के ट्रेडिशनल 2 पार्टी सिस्टम को तोड़कर रख दिया। और ये आखिर हुआ कैसे? विजय ने सीधे स्टेट की कल्चरल और पॉलिटिकल रीढ़ यानी द्रविडियन आइडेंटिटी पर अपना निशाना साधा। उन्होंने पेरियार और अन्नादुरई की कोर आइडियोलॉजी को वापस आम लोगों से जोड़ा और पुरानी इनकम्बेंट पार्टियों से उनकी यूएसपी ही छीन ली। स्टालिन के लिए अब एक ऐसी नई रणनीति बनाने का वक्त आ गया है, वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ जिसने पहले कभी राजनीति की ही नहीं थी। तो मतदाता आखिर अचानक इतने बड़े पैमाने पर क्यों बदल गए? इसे समझने के लिए हमें इन नए इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को जानना होगा। आमतौर पर होता यह है कि जनता सिर्फ किसी पार्टी को नहीं, बल्कि एक अनकही उम्मीद को, एक बॉन्ड को वोट देती है, जिसे हम इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब मतदाता अपने नेता को मैंडेट देता है तो कुछ एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, और इस बार लगता है वोटर्स ने अपना ये समझौता ही नए सिरे से लिख दिया है। दोनों जगह की सिचुएशन को कंपेयर करें तो बंगाल में इस बार एक खामोश मतदाता था, जिसे कविताओं या एब्स्ट्रैक्ट बातों की नहीं, बल्कि हार्डकोर अकाउंटेबिलिटी और ठोस काम की जरूरत थी। उन्होंने हिसाब मांगा। वहीं तमिलनाडु में मुद्दा थोड़ा अलग था। वहां सिनेमा का एक डीप इमोशनल कनेक्शन चला, जिसने एक तरोताज़ा, यूथफुल और एनर्जेटिक सरकार की ऐसी वाइब पेश की जिसका मुकाबले डीएमके का पुराना सिस्टम नहीं कर पाया। इन 2 बड़े स्टेट्स में हुए इन चुनावी भूकंपों ने भारत का राजनीतिक नक्शा कैसे बदला है, आइए देखते हैं।
यहां से एक बड़ा स्टार्क डिवाइड नजर आता है। पूर्वी भारत यानी ईस्ट में देखें तो बीजेपी ने लगभग पूरा डोमिनेशन हासिल कर लिया है, चाहे वो बिहार हो, ओडिशा हो या अब वेस्ट बंगाल। लेकिन दक्षिण भारत यानी साउथ, उनके लिए अभी भी एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसे सुलझाना मुश्किल लग रहा है। केरला और तमिलनाडु की हारें इस बात का सबूत हैं कि साउथ उनकी पहुंच से दूर हैं। तो इससे कुछ बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजिक टेकअवेज निकल कर आते हैं। पहला, बीजेपी पूर्वी भारत में एक फॉर्मिडेबल चुनावी मशीन बन चुकी है। दूसरा, तमिलनाडु में डीएमके और एआईएमडीके की पुरानी बाइनरी को विजय ने पूरी तरह तोड़ दिया है। तीसरा, अब बैनर्जी और स्टालिन जैसे वेटरन नेताओं को अपना रोल बदलकर खुद को स्टेट के प्रोटेक्टर्स के रूप में फ्रेम करना पड़ रहा है। और एक आखिरी पॉइंट जो नोटिस करने वाला है वो ये कि लेफ्ट पार्टियां अब भारत में सरकारी सत्ता से बिल्कुल ही गायब सी हो चुकी हैं। आखिर में इन गिरती हुई फोर्ट्रेसेस और नए इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। नए क्षेत्रीय ताकतों के इस उदय के साथ क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि इन अपराजय यानी इनविंसिबल माने जाने वाले राजनीतिक दिग्गजों का दौर अब फॉर्मली खत्म हो गया है? इस बारे में सोचिए जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।